हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम करेंगे सी टेट के टॉप 30 क्वेश्चंस और ये 30 क्वेश्चंस आपके PYQ की फॉर्म में हैं। PYQ ही हम कर रहे हैं और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट आपके मॉक टेस्ट भी हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि जब तक आप PYQ नहीं करेंगे तब तक कहते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन है वो अधूरा है। तो इस अधूरेपन को जो है दूर करना है हमने, तो मैंने ये सीरीज़ जो है स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आउट ऑफ 30 आपने कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइज़, आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब क्या है? कि बच्चे ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। देखिए, अगर वो फेल हो गया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। आपकी व्यवस्था में ही कोई कमी है, व्यवस्था फेल हुई है। उसे लेनी चाहिए थी ट्यूशन, उसने सही तरीके से याद नहीं किया, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन था तो व्यवस्था के ऊपर ही था। तो वो जो पूरी की पूरी व्यवस्था ही फेल हुई है, शिक्षक में कमी होगी, व्यवस्था में कमी होगी, ना कि बच्चे में। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके। जहाँ पर रटने की चीज़ें आ जाए तो वहीं पर काटा कर दीजिए। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। देखिए, शिक्षण जो आप पढ़ा रहे हैं उससे अधिगम जो आप सीख रहे हैं, तो बल देने वाला परिवर्तन कैसे हो सकता है? तो वो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर ही आप पे जो है आपके अधिगम पर परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि हमने बच्चे को ही सेंटर में रखना है हमेशा ही। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्याम पट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना या विस्तृत व्याख्या करना। देखिए, इसमें एक आया कि सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है, तो सबसे प्रभावी पद्धति आपकी ए ऑप्शन है। देखिए, यहाँ पर जो है स्वयं विद्यार्थी पौधे के बीज बो रहा है, उसके अंकुरण के चरणों का वो अवलोकन कर रहा है, फिर उसको राइट डाउन करेगा, फिर वो अपनी मैडम को दिखाएगा। तो ठीक है, इससे जो आपका शिक्षण है वो सबसे प्रभावी कहलाएगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ, समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव बनाती है। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया, काट दीजिए इसको। तो तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। देखिए, समावेशी शिक्षा क्या है? जहाँ पर आपको बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है, तरह तरह के लोग, तरह तरह की उनकी जाति, किसी भी जाति से हो, तो कक्षा में आपको विविधता का उत्सव मनाती है समावेशी शिक्षा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर फटाफट पढ़ते हैं। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने बताने हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य या निबंधात्मक। देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है आपके उसमें दिया हुआ है CDP में। तो वस्तुनिष्ठ में तो सत्य और असत्य ही आएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? केवल जहाँ पर भी आ जाए तो वो आपका नेगेटिव टैग वर्ड होता है, काट दीजिए। अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, हम बच्चे पर किसी भी प्रकार का कोई भी बल नहीं दे सकते। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं नहीं, बार बार आप परीक्षा भी नहीं ले सकते बच्चे की। समय सारणी और बैठन की व्यवस्था में लचीलापन, बिल्कुल। प्रगतिशील शिक्षा की क्या विशेषता है? उसकी टाइम टेबल, उसमें हमेशा चेंज रहना चाहिए और बैठने की व्यवस्था में भी चेंज रहना चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेवंथ क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रश्न बनाने के बाद, प्रश्न पत्र उसने बना लिया, उसके बनाने के बाद ये जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की बारे में चिंतित है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में, प्रश्नों के प्रकार में, विश्वसनीयता या वैधता। उसने प्रश्न पत्र बना लिया है, अब वो जांच कर रहे हैं कि जो उसमें विशिष्ट उद्देश्य समाहित हो गए हैं तो क्या है। तो जब तक वो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल नहीं करेगा
तो वो कैसे उस चीज़ के बारे में चिंतित कर पाएगा, उसके बारे में थिंकिंग कर पाएगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 8th क्वेश्चन आपका, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं ये अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष जो है महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्ष में के अनुदेशन का जो है नेतृत्व करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका सी है। आप देख सकते हैं तर्कना नहीं करनी चाहिए, ये अप्रासंगिक है कि वो बच्चे क्या सीख रहे हैं। तो जो शिक्षार्थियों के अनुभव हैं वो जो प्रत्यक्ष हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी बच्चा सीख रहा है तो जो भी उसके अनुभव है और जो प्रत्यक्ष रूप से सीख रहा है वो सभी क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय आधारित आंकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। देखिए, किसी भी कीमत पर नहीं, ऐसा नहीं होता। विद्यालय बाह्य शिक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। आंकलन बोध किफ़ायती या मितव्ययी होना चाहिए। तो देखिए, इससे क्या लेना देना कि वो मितव्ययी है या नहीं है। अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, आपने अपेक्षा कर दी किसी भी कीमत पर, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। जो आपका टीचर है उसको, जो उसके स्टूडेंट है उससे बेहतर कोई नहीं जानता। कोई भी बाहर का बंदा आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। जितना अच्छे से आपका शिक्षक आपको जानता है, यानी आपके स्टूडेंट्स को जानता है, अपने स्टूडेंट्स को जानता है, उतना कोई भी नहीं जानता उसकी क्या कैपेबिलिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता जो है प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभव का उपलब्ध करना चाहिए। कठोर तो करना ही नहीं है। परीक्षाओं की संख्या 9, अधिगम की एक समान गति पर 9। आप क्या करेंगे? आप विविध अनुभव को उपलब्ध करना चाहिए। जब व्यक्तिगत विभिन्नता आपको दिख रही है तो विविध अनुभव भी उनके सामने प्रस्तुत करने चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास जो है आपका हमेशा रेखीय होता है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये है विकास की सभी प्रक्रियाएं जो हैं अंतःसंबंध जो नहीं है। हमसे ये पूछा गया है कि विकास का सिद्धांत है, तो आपका सभी की जो विकास दर है वो समान नहीं होती है। ठीक है, जो आपकी विकास दर है वो हमेशा एक समान नहीं होती है। वो दर आपकी ना अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती रहती है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 12th क्वेश्चन की ओर फटाफट बढ़ते हैं हम। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि है सबसे पहले क्या आएगा आपका? सबसे पहले मनोवैज्ञानिक आएगा, फिर आपका संज्ञानात्मक आएगा, फिर आपका संवेगात्मक आएगा और फिर आपका सामाजिक आएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले आपका मनोवैज्ञानिक, फिर संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग कर रही है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। तो ये जो उपागम है वो डैश पर आधारित है। अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, उन्मूलन के सिद्धांत पर, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर या ज्ञान के निर्माण पर। देखिए, जब बच्चा हम कोई उसको चीज़ दिखा रहे हैं और वो अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ रहा है और संकल्पना को वो सीख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्ञान का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। वो खुद से ही अपना ज्ञान का निर्माण कर रहा है। जब बच्चे की दादी उसे माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, तो बच्चा डैश के कारण रोता है। सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक, अजनबी या वियोग। तो ऑब्वियस सी बात है, तो वो तो आपकी संवेगात्मक दुश्चिंता होगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन या सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन। आपको समाजीकरण का जो है बैलेंस बनाना है, तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जब आपका सामाजिक वातावरण में आपका अनुकूल होना चाहिए और आपका एडजस्टमेंट होनी चाहिए, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के
लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता दे देता है। तो जो जब आता है ना कि दोनों जेंडर में से किसी एक को वो जो है इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो आप बिना देखे ना लैंगिक पूर्वक है वो, तो आप जो है कि आप उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब उसको तवज्जो दे रहे हैं एक लिंग को, तो वो लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाएगा। बिना सोचे समझे कर दीजिए ये तो। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? ये तो आपको सबको रटा रटाया ही होगा। तो सामाजिक सिद्धांत पर है, ठीक है, सामाजिक जो है आपके वार्तालाप पे बहुत ज़्यादा बल देता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग कर रही है। वह डैश से प्रभावित है? कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। वो अपने विविध अधिगम शैलियों को वो जो है प्रभावित करिए, संतुष्ट कर रही है, ठीक है। तो विभिन्न अधिगम आ जाए तो ये आपके गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, ओके। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और संयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। देखते हैं इसके ऑप्शन। अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूपण जो आपका बनाना, सीखने की तत्परता या सक्रिय भागीदारिता, ठीक है। तो क्या हो सकता है? वो खुद जो है आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रही है, वो बच्चों को मोटिवेट करे कि आप करें, तो सक्रिय भागीदारिता है। सारे बच्चे जो है इसमें इंक्लूड हो गए हैं, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा जो शिक्षक है, शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैटरी की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संस्थानों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति या विषय वस्तु में प्रवीणता। तो क्या लगता है आपको अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? विषय वस्तु में जो है आप पढ़ा रहे हैं उसमें हमेशा प्रवीणता होनी चाहिए, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इससे आपका अधिगम और बेटर होगा। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, ठीक है। तो नैतिक मुद्दे जो है कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, तो नैतिक मुद्दों पर ही जो है आधारित चर्चाओं में उनको शामिल करके उसमें बच्चे में आप नैतिक मूल्य का विकास कर सकते हैं, और इसके कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत तो है ही, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, या वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, ठीक है। तो वे क्या होगा कि जब आप समवयस्कों के साथ उनको कहते हैं इंटरेक्शन कीजिए, तो इससे क्या होगा कि जब वो पढ़ेंगे तो पढ़ने के दौरान उनका सामाजिक कौशल, वो उस सामाजिक कौशल को सीख सकेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, या आपकी प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? सहकारी योजना आपने विकसित करनी है, उसके लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार जो आपका संवेदी प्रेरक है, जिसको आप इंद्रिय ग्रामक भी कहते हैं, ये अवस्था किसके साथ जो है संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निवर्चन और विश्लेषण करने की योग्यता हो, या सामाजिक मुद्दों से ये सरोकार हो। तो अनुकरण, स्मृति आपका जो है, जब बच्चा किसी को देखता है तो उसी चीज़ से वो सीखता है, तो अनुकरण करना उसकी स्मृति में स्टोर हो जाता है, और मानसिक निरूपण वो खुद ही बना लेता है जो वो चीज़ देख रहा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था है, जिसको हम इंद्रिय ग्रामक भी कहते हैं। पियाजे के आपके 4 जो स्तर हैं, आपको चरण हैं, आपको करवाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का।
आनुवंशिकता और वातावरण की अंतर्क्रिया का, केवल आ गया, काट दीजिए, ये नेगेटिव टैग होते हैं। तो केवल किसी एक चीज़ पर डिपेंडेंसी कभी भी नहीं रहती आपके साइकोलॉजी में। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर आनुवंशिकता भी आ गई और वातावरण भी आ गई। इसकी जो इंटरेक्शन है, इस पे जो आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है, वो बिल्कुल निर्भर करती है। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। नेगेटिव है, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास दर जो है भिन्न होती हैं और वो भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हैं कि सबसे इफ़ेक्टिव आपको क्या लग रहा होगा कि बच्चों की विकास दर है जो भिन्न होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता होगी और वो भिन्न तरीक़ों से वो सीख सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका ही है ना, ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27 की ओर। बस हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं। कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राक कल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति आपकी जागरूकता होनी चाहिए, प्रासंगिक जानकारी को इकट्ठा करना चाहिए, प्राक कल्पना का निर्माण करना। तो समस्या के प्रति सबसे पहले आपकी जागरूकता होनी चाहिए कि आपको किस चीज़ की समस्या है, तभी आप समाधान निकालेंगे ना। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभाविक, भावात्मक, आध्यात्मिक या व्यावसायिक? क्या लगता है आपको? तो जो आपका सीखने का क्षेत्र है ये आपका भावात्मक है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ऐसा तो आप कह ही नहीं सकते। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, ये भी आप नहीं कह सकते। अनुशासित करने की ज़रूरत है, ये नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि संभवतः कार्य जो है यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, इसलिए बच्चा जो है ऊब रहा है काम करने से। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। वे कैसे सीखते हैं? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, सीखने की अनुपस्थिति है, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। कैसा लगता है? तो यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है कि अगर जो शिक्षार्थी आपकी त्रुटियों की ओर डैश की ओर संकेत करती हैं, यानी कि उसको यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। तो गाइस, कैसे लगे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस? मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए, इससे बढ़िया मॉक टेस्ट, इससे बढ़िया सेशन मुझे नहीं लगता कोई आपके लिए हो सकता है। CDP के लिए आपको मैं हिंदी पेडागोगी भी करवाऊंगी, इंग्लिश भी करवाऊंगी। ठीक है, कल मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी और आज भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मुझे ये था कि आज मुझे आपकी क्लास लेनी है, मैं डिले नहीं कर सकती। आपको पता है कि अगर मैं बीच में डिले कर भी देती हूँ तो मैं आपको जो है 2 क्लासेस आराम से दे देती हूँ। ठीक है, तो चलिए, आपको कैसे लगा आपने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। मैक्सिमम लाइक करना है, शेयर और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसी तरह इसी स्पीड में मैं आपको हिंदी पेडागोगी भी करवाऊंगी, इंग्लिश पेडागोगी भी करवाऊंगी। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया सेशन कहीं भी आपको मिलेगा कि हम वहाँ पर PYQ कर रहे हैं। ठीक है, PYQ आपके लिए एक अच्छा आपका सोर्स भी है, CTET में इसका इम्पोर्टेंट रोल प्ले भी है और सबसे अच्छे मॉक टेस्ट यही हैं। इससे बाहर कुछ होगा तो वो भी मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी। आपको पता है कि मैं आपको मेरे चैनल पर SST का सेक्शन भी लिया हुआ है। अगर आप चैनल से आज नए जुड़ रहे हैं तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। आपको मैंने जो है सिविक्स कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, और साथ में हमारे चैनल पर हिस्ट्री का सेक्शन चल रहा है 6, 7, 8 का, और ज्योग्राफी भी मैंने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो कल आपको ज्योग्राफी की जो है क्लास मिल जाएगी और हिस्ट्री की भी कल आपको एक क्लास मिल जाएगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिर आपको CDP का भी जो है सेशन मिलेगा। मैं ये सोच रही हूँ आपके सपोर्ट पर है। ठीक है, आप मुझे सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको हर क्लास जो है प्रोवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपका चैनल बहुत छोटा होता है, छोटा तो क्या कि मतलब जब आपकी फैमिली में जो मेंबर्स हैं बहुत छोटे होते हैं, तो जो वीडियो है ना इधर उधर हो जाती है। तो वो आपके सपोर्ट से होगा कि मैक्सिमम आप सपोर्ट कीजिए, मैं आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।